नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर के एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है। अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। लगभग हमने वो सारे क्वेश्चन का बात हमने इस वीडियो में की है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको 1 तारीख से 8 तारीख या 1 से आज तक का जो सारा पीडीएफ चाहिए, तो आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में उन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। तो इसके बारे में और बात करें तो महात्मा गांधी ने वो गांधी इरविन समझौते ने कांग्रेस को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी थी। और सरोजिनी नायडू जिन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, एनी बेसेंट जिन्होंने सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था, और भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो था दूसरे में। और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो थे भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन वो थे 1930 में, 1931 में, 1932 में, क्रम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान में है वो इसका आयोजन हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ने वो पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था उसमें। और इससे पहले उसने T20 विश्व कप 2021 का खिताब भी जीता था। और 2023 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि निम्नलिखित में से, ऐसा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन है वो भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार है। तो इसका सही उत्तर था कि लता मंगेशकर सा ऑप्शन था। बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं संगीतकार, उनके बारे में बात करें तो पहले तो बात करें एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की, ये थे पहले। बाद में पंडित रविशंकर थे, बाद में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका जिन्हें 2019 में दिया हुआ था। इन्हें 2009 में दिया था, इन्हें शायद 2001 में दिया था इन दोनों को। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने 1998 में दिया था। बात करें इनके बारे में तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है, उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। तो पहले आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। और पहले व्यक्ति तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो संगीतकार थे, तो वो थे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। अब तक है वो 6 संगीतकार को भारत रत्न मिल चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किसके द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। तो यह किसके द्वारा घोषणा की गई थी, तो यह 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिरपुर तीर्थ है जो किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के महासमुंद तहसील में यह स्थित है। यह तीर्थ फेमस क्यों है। तो सिरमौर का प्राचीन नाम है वो श्रीपुर था और यह दक्षिणी कौशल की राजधानी थी। सोमवती राजाओं ने यहाँ राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। सिरपुर को तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 का अन्य नाम क्या है। तो इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बात करें इसके बारे में और तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अकार्बनिक यौगिक है
जिसका रासायनिक सूत्र है वो CaOH का होल ट्वाइस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पारंपरिक रूप से बुझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। इसे हाइड्रेमेटेड लाइम, कास्टिक लाइम, बिल्डर्स लाइम, स्लेड लाइम, केल और पिंकलिंग लाइम के नाम से भी जाना जाता है। लाइम का मतलब होता है चूना। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया है, इस बार पूछा गया है। तो इसका संबंध है राजस्थान से है। कालबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबोबाई सपेरा। और बात करें इनके बारे में, कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो 2010 में है वो यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया था। इस नृत्य में है वो महिलाएं वो काले रंग के वस्त्र पहन के और जो सांप होता है उसकी तरह नृत्य करती है। तो यह मुख्य रूप से जो सपेरा वर्ग के जो लोग होते हैं उनका ये नृत्य है। तो फेमस कलाकार मैंने बता दिया, गुलाबोबाई सपेरा। इन्होंने इस नृत्य को श्रेय उन्हीं जाता है, ये काल्पनिक नृत्य को यूनेस्को की सूची में लाने का। उन्हें 2016 में है वो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पहला आम चुनाव है वो किस वर्ष हुआ था। तो पहला आम चुनाव है वो 1951-52 में हुआ था। तो यह 21 अक्टूबर, इस बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो पहला वोट है वो 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया था। चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा था। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा चुनाव आमतौर पर हर 5 साल में होता है। तो प्रथम चुनाव है, यह चुनाव कब से कब चला था, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक यह चुनाव चला था। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन यानी O3, ये सभी हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। हालांकि क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो उत्तरदायी नहीं है, तो ये ऑप्शन था। तो इन गैसों के अलावा जो भी ऑप्शन में था तो वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल ऐसी जो नृत्यांगना थी जो कि राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, इन्होंने चुनाव लड़ा था। और वह 1952 से 1962 तक राज्यसभा सदस्य भी रही थी। वह एक थियोसॉफिस्ट, भरतनाट्यम नृत्यांगना और कोरियोग्राफर और पशु अधिकार कार्यकर्ता थी। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध कौन से नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। उन्होंने मद्रास से, जो कि अब चेन्नई में है, जो चेन्नई नाम कर दिया है, और में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को है वो 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित इन्हें किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन था कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोदान के लेखक वो महान लेखक मुंशी प्रेमचंद है। उनका जन्म है वो धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में 21 जुलाई 1880 को हुआ था। उन्होंने प्रेमचंद के नाम के तहत रचनाएं की थी। उनका नाम तो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा था रचनाओं के तहत। और वे सबसे प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकारों में से एक है। उनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में बात करें तो कर्मभूमि, गबन, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, ईदगाह और गोदान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, बहुत ही महान व्यक्ति है। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर था भारत। बात करें प्रथम की, तो प्रथम रेशम उत्पादक राज्य है वो देश है वो है चीन। बात करें भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो कर्नाटक के, जो कि भारत में है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो माइक्रो फाइनेंस ऑप्शन में था, बैंक दी हुई थी, बंधन बैंक में इसका ऑप्शन दिया हुआ था। बात करें शीर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंकों के बारे में भारत में जो इनके बारे में बात करें तो बंधन बैंक, उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक है, और उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक है,
एक्सिस बैंक स्मॉल फाइनेंस, BSS माइक्रो फाइनेंस, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट, भारतीय फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, स्वायत्तंत्र माइक्रो फाइनेंस, ये सब बैंक हैं जो फेमस है, जो टॉप पर हैं, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु को कौन सी कोशिका द्वारा मजबूती मिलती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा है वो मेरुरज्जु को है वो, या बोन मेरो को है वो, बोन मेरो नहीं रीढ़ की हड्डी, तो उसे उस कोशिका को मजबूती मिलती, अस्थि मज्जा के द्वारा मजबूती मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? तो यह युद्ध है वो 1764 में हुआ था, इसकी डेट थी 22 अक्टूबर। और बात करें इसके बारे में किस चीज़ के बीच में हुआ, तो बक्सर का युद्ध है वो 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल नवाबों के सेनाओं के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। अगला प्रश्न है कि ग्राम रक्षा रक्षक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। और अगला प्रश्न है कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन कौन से हैं? बात करें इनके बारे में, तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, बादल और हवा शामिल है। इन कारकों को पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है। और भारत में मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न शामिल है: वायुदाब और सतही पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और बात करें इसके बारे में क्यों होता है, तो मौसम पृथ्वी के अक्ष पर 23 डिग्री झुकाव के कारण होता है। इस झुकाव के कारण सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के सभी भागों पर समान रूप से नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण है वो मौसम परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 49 में। बात करें अनुच्छेद 49 के बारे में, तो क्या क्या है, तो अनुच्छेद 49 राज्यों को यह करने के लिए बाध्य करता है कि कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तुओं, मूर्तियों, सिक्कों और लूटने से बचाना और रूपांतरण होने से रोकना, नष्ट नहीं होने देना, खराब नहीं होने देना, क्रय विक्रय की रक्षा करना। तो जो कि राष्ट्रीय स्मारक है उनके ये रोकथाम करना या इनके दिए हुए हैं सुरक्षा करना के बारे में, बेचना नहीं है, खराब नहीं होने देना और लूटने से बचाना है, ये सब बातें अनुच्छेद 49 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, जहाँ कपास का उत्पादन सबसे 2 नंबर पे है। और बात करें प्रथम की, तो प्रथम है वो गुजरात है। गुजरात का आपने ट्रिप भी पढ़ा होगा, नमक। तो न से नमक होता है, में से मक्का और कैसे कपास है, जो कि राजा और गुजरात में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात करें भारत में कपास उत्पादन क्षेत्र, मुख्य रूप से गुजरात फर्स्ट पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे तेलंगाना, बाद में राजस्थान, बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये और पंजाब राज्यों में स्थित हैं। ये 5 राज्य मिलकर भारत के कपास का 70% से अधिक उत्पादन करते हैं। टॉप के जो 5 है वो टॉप 5 पे ही हैं। सबसे ऊपर है गुजरात, बाद में महाराष्ट्र, बाद में तेलंगाना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अल्लार मेला वल्ली का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया गया है। तो इनका संबंध है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। आज हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों की बात हमने की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो 1 तारीख से लेकर आज तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं SSC MTS की, उनका कंबाइंड PDF एक है जो सभी क्वेश्चन का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और PDF है जो कि SSC MTS CGL और SSL तीनों एग्जामों का मिलाकर लगभग उसमें 2000 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो PDF भी 1 लाइनर है, तो वो PDF भी आप जरूर देखिएगा। वो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का PDF वो है। तो 2-3 PDF हमने प्रोवाइड आपके लिए टेलीग्राम पे करवा रखी है, जो आपको पिन वो मिल जाएगी।
तो वो PDF आप पढ़ के जाइएगा। उसमें से मैं दावा कर सकता हूँ आपके 25 में से है वो 20 नहीं 15 से ज़्यादा, 15 से 20 के बीच में, मान लीजिए 15 से 20 के बीच में है, वो आपको क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। और जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 तारीख से लेकर आज तक, जो भी, उनमें से जरूर पढ़ के जाइएगा आप, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वो क्वेश्चन आपको 3 से 4% है वो, आपको 3 से 4% है वो आपको देखने को मिल जाएंगे आप वापस हूबहू। तो वन लाइनर के लिए और ये बड़ी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।